नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से करे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डिस्कशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज होती है उसको मंडे ट्यूसडे में कंपाइल करके डिस्कस करते हैं। हमारा ये इनिशिएटिव शुरू करने के पीछे है आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है, जिस पैटर्न में वो अब करंट अफेयर्स में डेप्थ की डिमांड कर रही है, जिसमें हम राजस्थान के जो भी टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर है उसके साथ में इंडिया लेवल के जो भी, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इन सब न्यूज़पेपर से न्यूज लेके, साथ ही ई सुजेस हमारी जो मैगजीन है डेली पब्लिश होती है उससे भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन सब को इस हिसाब से कंपाइल कर रहे हैं, जो कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, आरएएस मुख्य परीक्षा के साथ में और भी जो राजस्थान के जो एग्जाम्स है जो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, सब में करंट अफेयर्स को इस तरह कवर करना स्टैटिक से रिलेट करके कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, साथ ही जो डेप्थ वाले क्वेश्चन हो उनके भी आप आंसर करने में कैपेबल हो। साथ ही हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं जो कि सीधा नॉलेज जहाँ काम नहीं आता, अप्लाइड नॉलेज की जरूरत होती है। आपकी कैपेसिटी इस तरह से बिल्ड हो कि आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से आंसर कर पाओ। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि आज मंडे है, पीछे सैटरडे और संडे में भी जो न्यूज थी वो सब हमने इसमें इंक्लूड करी है। हमने बात करी थी पिछले डिस्कशन में कि रिपब्लिक डे जो परेड हुई है उसमें महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव है वो नंबर 1 आया है। ठीक है, नंबर 2 जम्मू कश्मीर और नंबर 3 केरल, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रिपब्लिक डे जो परेड हुई है उसमें जो झांकियां हैं उसमें नंबर 1 झांकी है गणेश उत्सव महाराष्ट्र की, दूसरी है जम्मू कश्मीर और तीसरा है केरल की झांकी। ठीक है, तो ये आप 1, 2 और 3 ये 3 एटलीस्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक ने एक बोर्ड का गठन किया है। कर्नाटक राज्य ने एक बोर्ड का गठन किया है। किसके लिए किया है? गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर। आपको पता है गिग वर्कर कौन से होते हैं? हमें जो जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट के तहत जो लोग डिलीवरी बॉय है या इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म के लिए जो लोग काम करते हैं वो सभी किस श्रेणी में आते हैं? गिग श्रेणी में आते हैं। इन गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कर्नाटक पहला राज्य है जिसने एक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। क्या है बोर्ड का नाम? वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ गिग वर्कर। ठीक है, क्या करेगा ये पंजीकरण करेगा इस तरह के लोगों का, उनके वेलफेयर के लिए एक फंड एस्टेब्लिश करेगा, यानी इस तरह के लोगों को अगर किसी आकस्मिक जरूरत होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंड उनके वेलफेयर में काम आ सके। साथ ही सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं वो लागू करेगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यानी इससे संबंधित पहली चीज कोई राज्य की योजना हो, कोई केंद्र की योजना हो, या फिर तीसरा कि इनका जो पब्लिक फंड है वो एस्टेब्लिश करेगा और इनके ECSS जो हमारी राज्य कर्मचारी बीमा जो होता है, इनके इलाज में जो खर्च होता है, इस तरह की जो योजनाएं उनके सारे लाभ इनको मिलेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर एक चीज न्यूज में थी, अल्फा जीनोम। देखो ये क्या है? ये एक एडवांस AI टूल है जिसको गूगल डीप माइंड, यानी एक कंपनी का नाम है गूगल, इसकी पेरेंट कंपनी है और गूगल की ही ये कंपनी है गूगल डीप माइंड। इसने एक एडवांस AI टूल विकसित किया है। इस AI टूल का नाम है अल्फा जीनोम। ठीक है, क्या काम करेगा? ये क्या करेगा? देखो, आपका जो DNA का जो लंबा हिस्सा है उसको कट करके उसका विश्लेषण करके ये अनुमान लगाएगा कि जीन में बदलाव यानी म्यूटेशन किस वजह से हुआ है, और इस तरीके से ये बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने और उन बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये एक नई आपके बायोटेक में कवर होता है, एक नई तरह की खोज है जिसको किसने डेवलप किया है? गूगल डीप माइंड, जो कि गूगल की ही एक कंपनी है, इसने ये डेवलप किया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात करी थी कि मरु महोत्सव हो रहा है 30 जनवरी से 1 फरवरी, यानी 3 दिवसीय, 30, 31 और 1। ठीक है, इतनी सी बात करी थी। कहाँ हो रहा है? जैसलमेर में। अब इसमें नए डेवलपमेंट आए हैं। नए डेवलपमेंट क्या आए हैं? पहली चीज, मिस्टर डेजर्ट हमेशा जो डिक्लेयर होता है वो अवार्ड किसने जीता है? मनीष पंवार ने। आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी मिस्टर डेजर्ट किसको मिला है? मनीष पंवार को। उसके बाद एक अवार्ड इसमें होता है मिस मोबल, ये किसको मिला है? कुसुम पंवार, यानी दोनों ही पंवार है सरनेम। पहले मनीष पंवार यानी मिस्टर डेजर्ट, और मिस आपका मूमल किसको मिला है? कुसुम पंवार को। उसके बाद एक खिताब होता है इसमें मिसेज जैसलमेर, ये किसको मिला है? ये बिलाड़ा की ताज को मिला है, जो कि बिलाड़ा जोधपुर के रहने वाली है ताज। इसको कौन सा मिला है? मिसेज जैसलमेर, याद रखेंगे आप। एक और प्रतियोगिता इसमें होती है साफा बांधो प्रतियोगिता, उसमें शैतान सिंह को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें और भी नाम थे, सेकंड थर्ड भी, बट मुझे नहीं लगता वो एग्जाम के हिसाब से इतने रिलेवेंट है। आपको शैतान सिंह नाम याद रखना किसमें? साफा बांधो प्रतियोगिता में। उसके बाद विदेशी पर्यटकों की भी एक प्रतियोगिता थी, उसमें हॉलैंड के पुक ने पहला स्थान प्राप्त किया। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला
मिस्टर डेजर्ट किसको मिला है? मनीष पंवार को। उसके बाद मिस मुमल किसको मिला है? कुसुम पंवार को। उसके बाद में मिसेज जैसलमेर, ठीक है, ताज जो कि रहने वाली है बिलाड़ा जोधपुर की, उसको मिला है मिसेज जैसलमेर, ठीक है। मिस मुमल अलग है, मिसेज जैसलमेर अलग है। मिस मुमल मिला है कुसुम पंवार को और मिसेज जैसलमेर मिला है बिलाड़ा जोधपुर की ताज को। उसके बाद सांफा बांधो प्रतियोगिता में शैतान सिंह को पहला स्थान मिला है और विदेशी प्रतियोगिता में विदेशी लोग जिसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें हॉलैंड के पुक को पहला स्थान मिला है, आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है, विलम्बडन, ये ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम यानी एक टूर्नामेंट की विशेष कैटेगरी है ग्रैंड स्लैम। उस ग्रैंड स्लैम के तहत ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हुआ है और इसमें कजाकिस्तान की 5वीं वरीयता प्राप्ति यानी टॉप वर्ल्ड की 5th रैंक की खिलाड़ी कौन? एलिना रायबकीना, इसने टॉप किया है यानी हरा के इस पोजीशन को प्राप्त किया है, इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। हराया किसको? वर्ल्ड की नंबर 1 आर्यना सबालेंका को, यानी कजाकिस्तान की 5th नंबर की प्लेयर एलिना रायबकीना ने किसको हराया? आर्यना सबालेंका को, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें गुजरात देश में नंबर 1 पे है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में बहुत फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन नंबर 1 अभी कौन है? गुजरात, रिसेंट के हिसाब से। कुल इंस्टॉलेशन हो गया है 42.583 गीगावाट, यानी लगभग 42.5 गीगावाट की क्षमता गुजरात ने अर्जित कर ली है, और ये भारत की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत है? यानी 16.50%। और किसमें नंबर 1 है? पवन ऊर्जा में। यानी देखो, एक तो गुजरात अगर ओवरऑल पूरी नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें स्थापित क्षमता की तो गुजरात नंबर 1 है, और पवन ऊर्जा में भी नंबर 1 है। सौर ऊर्जा में कौन है नंबर 1? आप बताएंगे मुझे। अपना राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, जबकि पवन ऊर्जा में गुजरात, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कवच क्या है? कवच 4.0। देखो, ये एक टेक्निक है जो ट्रेन में सुरक्षा के काम आती है। इसमें क्या होता है? ट्रेन को हादसों से बचाती है। देखो, ये ट्रेन में आगे एक जीपीएस इनेबल्ड एक प्रणाली होती है जो आगे किसी व्यवधान या मान लो ट्रेन एक ही पटरी पे आ जाए तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जैसी सुविधा प्रदान करती है, जिससे कि ये ट्रेन को हादसों से बचाती है। तो कवच 4.0 का मतलब क्या है? देखो, ये अपग्रेडेड है, यानी पहले कवच आया होगा, ठीक है, फिर कवच 2.0, फिर 3.0, फिर 4.0, यानी ये इसकी कवच की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है जो अभी हाल ही में स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर स्टेज पे लागू की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है, वुमन से रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है, उसको आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार माना है, यानी ये राइट टू लाइफ है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे है राइट टू लाइफ, आगे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सभी राज्य और यूटी अपने सभी स्कूल्स में अलग से एक तो शौचालय की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए स्पेशली महिलाओं को, और एक मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन भी उनको देने की व्यवस्था करेंगे। यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 हमारा जो जीवन का अधिकार है उसके तहत जीवन का अभिन्न हिस्सा माना है, और राज्य और यूटीज के सभी स्कूल्स को यह निर्देश दिया है कि एक तो अलग से शौचालय होना चाहिए और साथ ही फ्री सैनिटरी नैपकिन्स देने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, ठीक है, याद रखेंगे आप, क्योंकि ये ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान का जिसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। यानी पहले राइट टू लाइफ था, उसके बाद प्राइवेसी इसके तहत आ गया, ठीक है, उसके तहत और भी बहुत सारे प्रावधान जो है धीरे धीरे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। फिर एक वर्ड जो है वो न्यूज में था डिस्कोम्बोबुलेटर, याद रखेंगे इसको, डिस्कोम्बोबुलेटर। देखो क्या है, ट्रंप ने ये बोला है, एक दावा किया है कि हाल ही में वेनेजुएला में जो हमने ऑपरेशन किया है वहां पे एक मिस्ट्री वेपन का यूज किया है, ठीक है, तो उसी मिस्ट्री वेपन को बोला जा रहा है डिस्कोम्बोबुलेटर, ठीक है। लेकिन इस विशेष जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है जो रक्षा सेक्टर के, वो ये बोल रहे हैं कि ये कोई आधिकारिक सैन्य शब्द नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक इस तरह का सैन्य वेपन है, ये एक बोलचाल का शब्द है जिसका मतलब होता है भ्रमित कर देना, यानी इसकी जो डायरेक्शन है उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी ना होना, एक सामने वाली जो ओपोनेंट है जिसपे अटैक हो रहा है उसको भ्रमित कर देता है, और इस भ्रमित कर देने का ही फायदा उठा के उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें एक एग्जांपल भी है, जैसे अचानक फोन का हैंग हो जाना, इस टाइप का ये एक वेपन है जिसको ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो ये न्यूज में है, सीधा पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद एक डेवलपमेंट है कि डूंगरपुर नगर परिषद है, उसके पूर्व अध्यक्ष है के गुप्ता,
इन के गुप्ता को क्या नियुक्त किया है, हमारे राजस्थान प्रदेश का स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्होंने स्वच्छता में काफी अच्छा काम किया है और इससे पहले जो हमारा स्वच्छता मिशन जो ग्रामीण था उसके भी ये स्टेट कोऑर्डिनेटर यानी राज्य समन्वयक रह चुके हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गुप्ता। ठीक है, इनको क्या प्रदेश का स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है और इससे पहले ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था उसके भी स्टेट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आर्थिक सर्वे जो है आपको पता है कि इंडिया का आया है अभी 2025-26 का। इसमें कुछ बातें राजस्थान के लिए बोली है और उन्हीं बातों को इस वजह में हमारे मुख्यमंत्री ने किसी वक्तव्य में यूज किया। तो हमारे लिए थोड़े से कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए हम क्या देख लेते हैं इसमें। 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा क्या होता है, बजट होता है आगामी वित्तीय वर्ष का। अगर बजट जो आएगा अभी हमारा जो आया है वो आएगा 2026-27 का, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण होता है पिछले वित्तीय वर्ष का यानी 2025 और 2026। कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से अपना 31 मार्च तक का पीरियड इसमें कवर होता है, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का इसमें कवर होता है। तो इसमें वित्तीय प्रबंधन जो राजस्थान ने किया और कुछ सामाजिक जो नवाचार किए हैं उनको सराहना की है उनकी। किसने की है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का आया है उसमें राजस्थान की कुछ स्कीम्स और कुछ सामाजिक जो इनोवेशन किए हैं उसकी सराहना की है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको सर्वे में स्पेशली इंपॉर्टेंस दी और उनको अप्रिशिएट किया कि हाँ ये अच्छे इनिशिएटिव थे जो राजस्थान स्टेट ने लागू किए। सबसे पहली चीज हमारे सीएम ने बोली इसमें कि 2023-24 में प्रदेश का जो राजस्व घाटा है वो 38,954 करोड़ रुपए था। कितना था, 38,954 करोड़ रुपए। वो 2024-25 में कम होकर 31,939 करोड़ रुपए हो गया, मतलब लगभग 8,000 करोड़ रुपए की कमी इसमें की है, यानी राजकोषीय अनुशासन राज्य ने लागू किया है। ठीक है, उसके बाद 2023-24 में राजस्थान में जो महंगाई थी, मुद्रास्फीति थी, वो थी 6.39%, जबकि 2024-25 में घटकर 4.34% हो गई। तो ये भी एक राजस्थान स्टेट का अचीवमेंट है जिसको स्पेशली फोकस किया गया किसमें, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जिनको, और हमेशा होता है इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया लेवल पे जिस भी स्टेट में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बेस्ट प्रैक्टिस यानी कोई अच्छा काम किसी विशेष तरीके से किया जा रहा है तो उसकी प्रशंसा होती है। तो उसी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में राजस्थान का एक केस प्लस मॉडल है। देखो केस प्लस मॉडल में आपको समझाता हूं। एक तो होता है केस मॉडल यानी सीधा केस किसी पर्टिकुलर लाभार्थी को दिया जाता है। केस प्लस में यानी केस को किसी विशेष तरीके से दिया जाता है। प्लस यानी एडिशनल कुछ प्रावधान होते हैं, आगे हम समझेंगे कि ये प्रावधान क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि बाल एवं मृत्यु दर के कुपोषण से निपटने के लिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां ये जो जिले हैं हमारे, यहाँ पे राज्य सरकार की 2 स्कीम, कौन सी, एक तो प्रधानमंत्री हमारी भारत सरकार की है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। इन दोनों का जो बेनिफिट है इन दोनों को एकीकृत करके लागू किया है। और एकीकृत करके लागू ही नहीं किया है, ये भी सुनिश्चित किया है कि भाई ये जो पैसा मिल रहा है ये पोषण में यानी उसके खाने पीने पे खर्च होना चाहिए, माता के खाने पीने पे खर्च होना चाहिए। ये इंश्योर इस योजना में किया। दोबारा समझाता हूं एक बार आपको थोड़ा सिंपल रखते हुए। देखो इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 का इंडिया का आया है उसमें राजस्थान के एक केस प्लस मॉडल को अप्रिशिएट किया है बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में। इस केस प्लस मॉडल में क्या होता है, देखो बाल और मातृ कुपोषण से निपटने के लिए यानी बच्चा और उसकी माता, हम नवजात शिशु और जो गर्भवती माताएं हैं इन दोनों के कुपोषण से निपटने के लिए 2 योजनाएं थी। कौन सी योजना थी, एक भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और एक मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जो कि राजस्थान सरकार की। इन दोनों योजनाओं को एकीकृत किया। कहां पे किया, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में एकीकृत करके इसका लाभ दिया। और लाभ देने के टाइम ये भी इंश्योर किया कि भाई ये जो पैसा मिल रहा है इस पैसे से वो माता अपने लिए खाने पीने पे खर्च करे, ना कि किसी और खर्च पे। आपको पता है कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती गाँव में, मान लो किसी भी सरकारी स्कीम से जो पैसा आया है हमें वो उतनी जागरूकता नहीं होती कि हमें उस पैसे को वहीं खर्च करना चाहिए। मान लो हो सकता है महिला को मिला और महिला की सास ने यूज कर लिया, या हो सकता है महिला ने खाने पीने के बजाय अपने कपड़े या और किसी चीज पे खर्च कर लिया। तो जो सरकार चाहती थी, जो इंटेंशन था और जहां सबसे ज्यादा जरूरी था उसके खान पान पे तो खर्च नहीं हुआ ना। तो ये इंश्योर किया सरकार ने और इस मॉडल को अप्रिशिएट किया है केस प्लस मॉडल। तो आपसे पूछा जा सकता है एज एग्जाम्पल भी आप इसको कोट कर सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस इसमें, गुड गवर्नेंस में, और जैसे बात होती है योजनाएं जमीनी स्तर पे इफेक्टिव क्यों नहीं होती, तो वहां पे भी हम इस मॉडल की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें व्यवहार परिवर्तन पे जोर दिया, यानी सिर्फ पैसा ही नहीं मिला,
पैसे को कैसे यूज करना है, यानी आपके बिहेवियर में चेंज लाने का प्रयास इस केस प्लस मॉडल में किया गया। और इसमें इसकी सबसे बड़ा जो इसका मतलब आप ये मान के चले कि सफलता भी है, वो ये है कि लाभ अंतरण की जो राशि है पहले भोजन पे खर्च होती थी 30%, यानी इन दोनों स्कीम से जो पैसा मिलता था उसका सिर्फ 30% पैसा ही उस माता के पर्टिकुलर भोजन पे खर्च होता था, और ये बढ़ के हो गया 89%, यानी कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो डिजायर्ड जगह ही खर्च हुआ है। डिजायर्ड जगह का मतलब हो गया कि जो जैसा सरकार जिस उद्देश्य से ये पैसा दिया गया उसी उद्देश्य में ये पैसा खर्च हुआ है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण में, और थोड़ी बातें बोली गई। कैरियर एजुकेशन जो प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का, उसकी भी सराहना की गई है। देखो इस प्रोग्राम में क्या होता है, 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को ये आती है कि भाई 12th के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या किया जाना चाहिए, उसको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या कैरियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लेके एक कैरियर मार्गदर्शन प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, स्किल बेस्ड डायरेक्शन दिया जाता है, यानी बच्चे को ये समझाया जाता है कि आपका स्किल अगर इस तरह का है तो आप ये पर्टिकुलर डिप्लोमा कीजिए या डिग्री कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आगे जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी रोजगार उन्मुखी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है, और इसको अप्रिशिएट किया है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने। एक और बात राजस्थान की अप्रिशिएट करिए कि राजस्थान में जो ग्राम पंचायत है उसके स्तर से सामुदायिक जो संसाधन है, यानी ग्राम पंचायत के स्तर पे मान लो सामुदायिक संसाधन आपका खेल मैदान हो गया, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर जगह जो इस तरह की कि जो एक सामूहिक संसाधन है, उनके संरक्षण के लिए, यानी उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए राजस्थान में संस्थागत रूप से, ठीक है, यानी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते हुए गांवों के साझा प्राकृतिक जो संसाधन उनकी मैपिंग, दस्तावेजीकरण और उनके संरक्षण को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सारी कुछ स्कीम्स थी जिनको इकोनॉमिक सर्वे ने जगह दी कि ये राजस्थान की बहुत अच्छी स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप आइडियाज है, नवाचार है, या फिर कोई सामाजिक पहल है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अपनाई जानी चाहिए, और लोगों को भी और राज्यों को भी इसको देखना चाहिए। ये बहुत ही अप्रिशिएबल इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद न्यूज में था कि इंडिया में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं। देखो हमारे यहाँ 96 रामसर स्थल नेशनल लेवल पे इंडिया के टोटल थे, अभी 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए 98। एक तो आप ये चीज याद रखेंगे कि अभी 98 है। कौन कौन से हैं? पटना बर्ड सेंचुरी, देखो पटना के नाम से आपको लग सकता है कि ये बिहार में है, लेकिन ये ईटा यूपी में है। कौन सी है? पटना बर्ड सेंचुरी, ईटा यूपी में। दूसरी है छारी धांड, ढांड बोल सकते हैं या धांड, छारी धांड बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? कच्छ गुजरात में। तो ये 2 रामसर साइट अभी एड हुई है, ठीक है, तो टोटल संख्या होगी 98। अब हम पढ़ लेते हैं, राजस्थान में कोई रामसर साइट एड नहीं हुई, एड अभी रिसेंट में नहीं हुई, लेकिन ये न्यूज में आ गया तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम राजस्थान की जो रामसर साइट है उनके बारे में भी पढ़ें। देखो राजस्थान के रामसर स्थल, सबसे पहला है केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का है? भरतपुर का, ठीक है, ये सबसे पहली हमारी रामसर साइट थी। दूसरी सांबर झील, ये हमारी दूसरी रामसर साइट थी। कहाँ पे है ये? जयपुर, और कुछ एरिया इसका जयपुर में और कुछ इसका नागौर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण दोनों का ये कवर करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी मैनार वेटलैंड उदयपुर, ये कब 2025 जून में ऐड की गई, ठीक है, मैनार वेटलैंड उदयपुर। केवला देवी में क्या होता है आपको पता, साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं, इसके लिए बहुत फेमस है, और भी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे सर्दियों में काफी बड़ी संख्या में आते हैं। सांबर झील जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील है, यानी देश के अंदर झील है। चिल्का इससे भी बड़ी है, लेकिन वो एक कोस्टल झील है, बट ये देश के अंदर अंतरदेशीय झील है। दूसरा आप समझेंगे, केवला देवी के बारे में हमने देख लिया, यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं और भी प्रवासी पक्षी आते हैं। मैनार जो वेटलैंड है यहाँ भी काफी ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, और ये एक बर्ड विलेज के रूप में फेमस है, मैनार वेटलैंड उदयपुर में। इसको कब 2025 में ऐड किया। खीचन जो वेटलैंड है ये फलोदी और जोधपुर दोनों में है, ये भी 2025 जून में ही ऐड की गई थी, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? डेमोइसेल क्रेन, डेमोइसेल क्रेन एक विशेष प्रकार का सारस है जो कहाँ पे आता है? खीचन वेटलैंड फलोदी में आता है। और उसके बाद पांचवी जो है ये लगभग जुलाई या अगस्त में 2025 ऐड की गई। तो टोटल हमारे हो गई 5, पहले थी हमारे 2 और 2025 में 3 और ऐड हो गई, ठीक है। कौन कौन सी? मैनार वेटलैंड उदयपुर, खीचन वेटलैंड फलोदी और जोधपुर, और उसके बाद सिलिसेट अलवर। पहले से कौन सी थी? घाना पक्षी विहार केवला देवी और आपकी सांबर झील, याद रखेंगे। थोड़ा सा हम अब न्यूज में तो रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या हुआ,
1971 में 2 फरवरी 1971 में रामसर जो ईरान का एक शहर है वहां पे काफी लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो वेटलैंड है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके संरक्षण के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह इन लोगों ने 2 फरवरी 1971 यानी आज ही के दिन 1971 में एक रामसर जो शहर है ईरान का वहां पे इकट्ठे हुए और इन्होंने महसूस किया कि जो वेटलैंड है इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एक संधि की गई 2 फरवरी 1971 को और उसको लागू किया 21 दिसंबर 1975 से। ठीक है, भारत जो मेंबर बना इसका बना 1 फरवरी 1982 से और इंडिया का जो चिल्का झील है वो सबसे पहला स्थल बना रामसर साइट में। ठीक है, इनका काम क्या करते हैं, देखो इनका प्रमुख काम है कि भाई इस तरह की आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना है, वैश्विक रूप से कोऑर्डिनेशन करना है, यानी एक दूसरे देशों को सहयोग करेंगे और साथ ही इनके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इस तरह की जगह पे कब्जा करना, इस तरह के वेटलैंड्स पे अवैध अतिक्रमण करना या कोई निर्माण कर देना, ये सारी चीजें सरकारों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी ये एक अवेयरनेस का काम करता है। इस तरह से इनको रामसर साइट में दिया जाता है और जैसे ही इनको संरक्षण ये दर्जा मिलता है रामसर साइट का, तो संरक्षण के जो प्रयास है वो भी बढ़ जाते हैं, सरकारें भी अवेयर हो जाती है। ठीक है, आम जन भी इसके साथ में अवेयर हो जाते हैं। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो कवर हो गए। अब हमने 2 आर्टिकल इसमें ऐड किए हैं, जल्दी से हम, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो आई नो, बट सारी न्यूज इंपॉर्टेंट थी इस हिसाब से ऐड करी और आपको पता है मंडे और ट्यूसडे को थोड़ी लेंथ वीडियो की लंबी हो भी जाती है। ठीक है, तो हमारी जो नरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा जो स्कीम थी उसको BVG रामजी नाम दे दिया गया है और इससे जुड़ा एक आर्टिकल राइटर ने लिखा है, जहाँ पे पहले तो आर्टिकल में जो राइटर है वो ये बोलते हैं कि ये स्कीम की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे प्रावधान है उसके बारे में बात करता है। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि भाई 2 दशकों से जो रोजगार गारंटी मनरेगा जो था वो ग्रामीण संकट के समय रोजगार को अधिकार की तरफ आने में मदद की। यानी 2 दशकों से इस मनरेगा ने ग्रामीण जब भी संकट आया तो मनरेगा रोजगार अधिकार के रूप में लोगों के काम आया। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कोविड-19 आया, ठीक है, कोविड-19 आया तो कोविड-19 में जब लोग बेघर हो गए, जब प्रवासी लोग जो मान लो तमिलनाडु या गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में जो लोग मजदूर काम कर रहे थे वो नॉर्थ इंडिया में वापस आ गए, तो आने के बाद में उनको वहाँ पे स्थानीय रोजगार मिला। ठीक है, तो ये एक तरह से संकट के निवारण के रूप में इसने ग्रामीण भारत में 2 दशकों तक कार्य किया। दूसरा कि कोई भी ग्रामीण 100 दिनों के रोजगार की मांग कर सकता था और प्रशासन के लिए इसे देना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये केवल बजट तक सीमित योजना नहीं थी बल्कि श्रम बाजार में अस्थिरता के दौर में बीमा की तरह कार्य करती थी। सेम वही एग्जांपल यहाँ भी काम आ जाएगा कि किस तरह श्रम बाजार में अस्थिरता आई कोविड में और ये बीमा की तरह कार्य किया, लोगों को इसने रोजगार दिया। ठीक है, ये राइटर यहाँ पे कहने चाह रहे हैं। दूसरा 2024-25 में 2.9 अरब कार्य दिवस का रोजगार दिया गया और जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी बेनिफिशियल थी। 58.15% केवल महिलाएं थी, यानी महिलाओं को ज्यादा फायदा मिला, महिलाओं के हाथ में पैसा आया, महिलाएं सशक्त हुई, महिलाओं का परिवार पे जो नियंत्रण है वो बढ़ा, जो कि एक समाज में एक पॉजिटिव जो चेंज लेके आया। यहाँ राइटर ये बात बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि इसका नाम जो भी है ये चेंज कर दिया BV रामजी और इसमें अधिक रोजगार दिवसों की गारंटी यानी 125 कर दी है अभी। ठीक है, टिकाऊ संपत्ति बनाने की बात की गई, यानी जो संरचना बने मनरेगा के तहत, इस BV रामजी के तहत, वो स्टेबल हो, टिकाऊ हो, यानी यूं ही कोई कच्चा रास्ता या सड़क नहीं बननी चाहिए, स्टेबल हो, जिसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का निर्माण हो, जो कि बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लाभान्वित करे। और कड़ी निगरानी, यानी थोड़ा सा इसमें जो करप्शन वाला एंगल था उस पर भी काम किया कि भाई निगरानी भी बढ़ा दी और बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। ये सारी बातें वो बोली है राइटर ने जो कि इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब ये बोलते हैं कि ये जो इसमें जो संपत्तियां बनेगी वो जलवायु अनुकूलन यानी जलवायु परिवर्तन के हिसाब से भी अडेप्टेबल तरह की संपत्तियों का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ राइटर बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है। देखो राइटर सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई 100 की जगह 125 दिन कर दिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर दिया। ठीक है, ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि भाई पिछले 4 साल में जो औसत रोजगार है वो 52.24 दिन का ही दिया आपने। तो सोच के देखिए 125 दिन तो सिर्फ एक कागजी बात है। भाई पिछले 4 सालों में आपने औसत रोजगार जो दिया है वो 52.24 दिन ही दिया है और आप बात करें 125 दिन की, आपने तो 100 दिन का आंकड़ा भी पूरा नहीं किया है। ठीक है, और इसमें मांग की फंडिंग की स्वीकृति और क्रियान्वयन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि दिनों की संख्या। यानी ये 52 दिन ही क्यों हुआ, इतना कम क्यों रह गया? क्योंकि जो फंडिंग के लिए मांग की गई थी उसकी स्वीकृति लेट हुई और उसका एग्जीक्यूशन लेट हुआ, यानी क्रियान्वयन लेट हुआ। तो काम दिनों की संख्या बढ़ाने में जरूरत नहीं थी, जरूरत थी कि जो 100 डेज का रोजगार है उसका पूरा एग्जीक्यूशन अगर 100 डेज भी हो जाता तो वो भी बेनिफिशियल होता, यानी दुगना फायदा लोगों को मिल जाता। लोगों को पिछले 4 साल में केवल 52.24 दिन का रोजगार ही औसत रूप से मिला है।
तो यहाँ राइटर ये बात उठाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल कंसिडरेशन में रखेंगे। दूसरा, मांग संचालित योजना, यानी रोजगार मांगने पे रोजगार मिलता था। तो ये अस्थिरता के यानी इनबैलेंस के टाइम पे, यानी जब संकट के समय अधिक उपयोगी होती थी, ठीक है। जबकि और श्रम प्रदान भी होती थी कि भाई सीधा गया और मजदूरी से काम करवाना है, हाथ पैरों से काम करवाना है और काम मिल जाता था, काम कर देते मजदूर। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं कि आप उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की, तो भाई पहली चीज तो ये लंबी अवधि के लिए चलता है, ठीक है, और इसकी योजना में लचीलापन नहीं है। यानी ये तो जब शुरू हो गया तो शुरू हो गया, जब बंद होगा तो बंद होगा। लेकिन पहले मांग संचालित था, यानी जब जरूरत होती थी उसके हिसाब से रोजगार प्रदान कर दिया जाता था। पंचायत को इतना एम्पावर करके रखा हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसमें राइटर एक बात बोलते हैं कि अब ये जरूरत के समय कितना काम आएगी, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे हैं वो लंबी अवधि के लिए कार्यदिवसों की जरूरत होती है। तो इसमें जरूरत के समय ये कितना लोगों के काम आएगा, इसमें सोचने वाली बात है। अगली बात राइटर यहाँ बोलते हैं कि फंडिंग मांग पर, यानी पहले मनरेगा की फंडिंग मांग पर आधारित थी। तो आर्थिक झटकों के समय वह बढ़ाया जाता था, यानी मांग पे आधारित थी। तो जब अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई है तो डिमांड, लोग मांग बढ़ा देते थे, तो उनको अधिक रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब इस योजना का ये तर्क कमजोर कर दिया गया है और जो अतिरिक्त, यानी अब आपको पता है अब फंडिंग कहां से आएगी, ऊपर से, यानी टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच जिसके बारे में हमने बात करी थी। पहले डाउन अप अप्रोच थी, ठीक है, नीचे से मांग की जाती थी, ऊपर से फंडिंग आती थी। अब ऊपर से फंडिंग आएगी नीचे। तो ये और अतिरिक्त फंडिंग का जो दायित्व है वो भी स्टेट को दे दिया, यानी एडिशनल कुछ पैसा खर्च करना है तो राज्य खर्च करेंगे। लेकिन आपको पता है आधे से ज्यादा राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, वो ऑलरेडी खराब है, ठीक है, वो गरीब श्रेणी में है। तो क्या वो टाइम पे योजना को मंजूरी दे पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ राइटर यही सारे कंसर्न रेज कर रहे हैं। दूसरा कि भाई भारत का जो श्रम बाजार है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक होती है, इसलिए बुआई और कटाई के समय आपने जो ये 40 दिन का मौसमी अंतराल दिया है, यानी इसमें एक प्रावधान किया गया कि भाई कटाई के समय 60 दिन तक कोई बीवी राम जी का कार्य नहीं चलेगा, ताकि फसलों की कटाई के समय किसानों को मजदूर उपलब्ध हो सके। लेकिन ये जो समय है इसको राइटर यहाँ पे लंबा बता रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि भाई भूमिहीन परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, जो महिला श्रमिक है और जो स्वास्थ्य या कर्ज से जूझ रहे लोग हैं, इनके लिए एक सिक्योरिटी वॉल्व की तरह, यानी सुरक्षा कवच की तरह ये योजना काम करती थी। तो ये जो प्रावधान आपने हटाए हैं कहीं ना कहीं ये सुरक्षा कवच को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक बात और बोलते हैं कि ये किस तरह के राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो वही टॉप डाउन अप्रोच की वजह से ये आलोचना कर रहे हैं कि भाई अब जो है पैसा ऊपर से आया, योजना की स्वीकृति भी ऊपर से आएगी। पहले भी ऊपर से आती थी लेकिन नीचे मांग करने की वजह से आती थी, बट अब सीधे ऊपर वाले डिसाइड करेंगे कि नीचे क्या करना है। तो ये किस तरह की, यानी ये जो पावर का पहले डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी हमारी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर ये है कि भाई पावर जितनी हो सके नीचे के स्तर पे आप ट्रांसफर कीजिए, यानी उसको बोल देता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ये जो योजना है ये सेंट्रलाइजेशन करती है, यानी पावर को एकत्रित करती है ऊपर की तरफ। तो हमारी डेमोक्रेसी में भी ये किस तरह से हमने ये डिसीजन लिया है इस पे सवाल उठा रहे हैं। और जो ऊपर वाला नियंत्रण है कि भाई ये नियंत्रण गलत भी हो सकता है, इस तरह का संशय राइटर इस आर्टिकल में उठा रहे हैं। आगे ये बोलते हैं कि भाई इस योजना की जो वास्तविक परीक्षा है ये इस बात से होगी कि बुरे समय में कितनी स्थिरता का ये परिचय देती है और अच्छे समय में कितनी कुशलता से काम करती है, यानी एफिशिएंसी से काम करती है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप इसको किसी बड़े 10 मार्कर्स या 15 मार्कर्स किसी क्वेश्चन में सीधा एज ए कंक्लूजन यूज कर सकते हैं किसी भी योजना के बारे में कि भाई इस योजना की वास्तविक परीक्षा ये होगी कि बुरे समय में कितना स्थिरता का सहारा बनती है और अच्छे समय में कुशलता से काम करती है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ कवर हो जाता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको पता है शहरीकरण एक स्पेसिफिक टॉपिक इस बार ऐड किया है और आपको पता है आरएस का जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी शहरीकरण को जगह दी गई है। तो हमारे लिए इस टॉपिक को पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करंट ओरिएंटेड और हमारे आज के जो इंडिया में चैलेंजेस है उनमें एक टॉप 5 अगर आप चैलेंजेस गिनते हो तो उनमें एक चैलेंजेस हमारे शहरों की जो समस्याएं हैं, शहरों की जो स्थितियां हैं वो हमारे टॉप 5 चैलेंज में आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा ही जाना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को। इसमें राइटर ये बोलते हैं कि अच्छा किया है इस बार कि हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत सारी अनेक चुनौतियां और समस्याओं की ओर ध्यान इकोनॉमिक सर्वे ने दिलाया है और इनमें से ही एक है शहरों का सही तरह से विकास नहीं होना। तो ये एक तारीफ सी कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सरकार की जो अचीवमेंट नहीं गिनाई है, इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बताया कि हमारे सामने चैलेंजेस किस तरह के हैं और हमारी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है और उसी चुनौतियों में से एक है हमारे शहरों का सही तरह से विकास नहीं होना।
आगे राइटर बोलते हैं कि शहर एक केवल आवास नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना का रूप है। ठीक है, इसीलिए इनको आर्थिक विकास का इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसमें एक बड़ा योगदान शहर देते हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें एक बड़ा योगदान, क्योंकि आपको पता है आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा शहरों में ही चलती है, तो शहर जो है जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन ये सुगम नागरिक जीवन के केंद्र नहीं बन पाए। यानी शहरों में आर्थिक गतिविधियां तो चल रही है बाकी देशों की तरह ही, विश्व के अनेक देशों की तरह ही, लेकिन विश्व के जो अनेक देश जो शहर सुगम नागरिक यानी अच्छी एक सिटीजन लाइफ के जो सेंटर बनने चाहिए थे वो हमारे शहर नहीं बन पाए हैं, और ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बताते हैं कि हमारे जो शहर है वो समस्याओं से घिरे रहते हैं। कैसे? यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लोगों में भीड़ है, गंदगी का पर्याय बन गए हैं, और अनियमित और बेतरतीब विकास के कारण ऐसा हो रहा है। यानी जो हमारे शहरों की जो प्लानिंग हुई है, जो एस्टेब्लिश्ड हुए हैं शहर, वो अनियोजित हुए हैं, यानी किसी प्लानिंग के बिना हुए हैं, और बेतरतीब डेवलपमेंट हो गया है, जहां मर्जी उस तरह से कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इनका विकास नहीं हुआ है, और हर जगह तनाव, भीड़ और गंदगी मतलब शहरों में फैली हुई है। यहाँ राइटर ये बात बोलते हैं। आगे ये बोलते हैं कि एक विडंबना और है कि आधारभूत ढांचे में छिटपुट सुधारों को ही शहरी विकास का पर्याय मान लिया जाता है। बहुत बड़ी बात राइटर यहाँ बोल रहे हैं। देखो राइटर यहाँ ये बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी है, ठीक है, अब सिटी में एक बड़ी घोषणा होती है कि फलाना इस सिटी में एक बाईपास बनेगा, ठीक है, या बोल दिया जाता है कि सिटी में ये एक अंडरपास बनेगा, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों की तरह कि भाई ये अब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं होता। ये बहुत, आप मानो 5% से भी कम समस्या का समाधान करती है। बाकी सारी सीवेज की प्रॉब्लम, रोड पे गड्ढों की प्रॉब्लम, धूल रोड पे, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें यथावत रहती है, उनको कोई एड्रेस नहीं करता। तो यहाँ राइटर ये चीज बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट है कि ये एक विडंबना है कि हम छुटपुट सुधारों को, मतलब थोड़ा सा अगर कोई डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं तो उसी को शहरी विकास का पर्याय मान लेते हैं, बोल लेते हैं भाई हमारा शहर डेवलप हो गया है। ठीक है, इसी वजह से ये रहता है कि शहरी जो समस्या है वो रह रह के सिर उठाती है। जैसे मान लो रोड बना दी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया, बारिश आई, आपके शहर में बाढ़ आ गई, तो फिर वो रोड किस काम की? यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं, देखने में आ रहा है कि कई शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाने के बाद भी राजनीतिक रूप से हाशिए पे रहते हैं। ठीक है, कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी बन गया, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉलिटिकल इक्वेशन ठीक नहीं है, तो वो शहर भी हाशिए पे रहता है, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए कोई विशेष काम नहीं किया जाता। ठीक है, रही सही कसर जो है नगर निकायों की नाकामी पूरी कर देती है। आपको पता है हमारे यहाँ की जो म्यूनिसिपल बॉडीज है उनके पास बहुत कम पावर होती है। सबसे बड़ी चीज, उनके पास फंड भी नहीं होते। आप सोच के देखिए कि टोटल जीडीपी का 0.6% राजस्व है वो प्राप्त करते हैं, जबकि हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 50% है हमारे सिटीज का, और हमारे उसकी सेहत के लिए, शहर में सुधार के लिए वो प्राप्त कर रहे हैं 0.6%, और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%। आप सोच के देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। रही बात जो हमारे म्युनिसिपल निकाय है यहाँ पे, उनकी पावर और स्टेट के चुने हुए एमएलए की पावर कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। वो एमएलए और एमपी नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज के लोग इतना इंटरफेयर करें। गाँव में समस्या कम है क्योंकि गाँव में स्केल छोटा है, बट शहर में सीधा स्केल है, तो वहां भी आपस में खींचतान और ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ भी राइटर इसका ध्यान आकर्षित हमारा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि हमारे राजस्व से सिर्फ जीडीपी का 0.6% ही प्राप्त करते हैं, और शहरों को सही रूप से संचालित नहीं किया जा रहा। तो ये मेजर हमारे सिटीज की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एक राइटर एक आउटलाइन देते हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि आधारभूत ढांचे का, यानी कोई भी बड़ा पुल, सड़क बनाते समय इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि इससे शहरी जीवन का समुचित तरीके से विकास होगा या नहीं। यानी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लागू करते समय इस बात की कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं की जाती कि भाई ये ओवरऑल किस तरह से सिटी की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ राइटर एक चीज बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि भाई ये केंद्र तो बन गए हैं आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के, लेकिन यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती कि भाई यहाँ काम करने वाले लोग कहाँ रहेंगे, उनका आना जाना कैसे होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए किस तरह से प्रोवाइड होगा, इस बारे में कोई बात नहीं की जाती। शहरों में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, प्रदूषण आदि समस्याएं आपको पता है घिरी रहती है। साथ ही इसमें क्या होता है, इन सब समस्याओं की वजह से प्रोडक्टिविटी भी उस सिटी की कम होती है, जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम होता जाता है, और वहां पे नया डेवलपमेंट आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। अब आगे राइटर बोलते हैं कि भाई देखो, आपको पता है शहरों में आबादी का दबाव तो बढ़ते ही जाना है, मतलब शहरीकरण रुकना नहीं है, क्योंकि ये आज की जरूरत है, हर आदमी शहर की तरफ आ रहा है, तो ये तो बढ़ते ही जाना है। उनको संतुलित और टिकाऊ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी उनके संतुलित बैलेंस उनका विकास होना चाहिए, और वो भी टिकाऊ होना चाहिए, यानी पर्यावरणीय रूप से ठीक होना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से शहरों में झुग्गियां बढ़ती जा रही है, और आवासीय सेक्टर भी व्यावसायिक बनते जा रहे हैं। आपको पता है, मान लो अगर कोई कॉलोनी है जो कि हाउसिंग कॉलोनी काटी है, ठीक है, हाउसिंग, लेकिन आपको पता है वहीं जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है,
आर्थिक गतिविधि शुरू कर दी जाती है। तो ये बेकार प्लानिंग के सारे एग्जाम्पल हैं। आगे बोलते हैं कि ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए योजनाएं शुरू करने की जरूरत बताई गई है। और यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और एटलीस्ट उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह शहरों का विकास करना उनका ही काम है। और उनको ये सोचा जाना चाहिए कि जब हम अपने शहरों को ठीक करेंगे तो इससे आर्थिक समृद्धि भी आएगी और हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये थे आज के डिस्कशन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, बट आई थिंक सारी चीज़ें हमने ठीक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वही डिस्कस करी है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थैंक यू सो मच। जय हिंद।